तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्यालयम। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जान लिया था कि महत्वपूर्ण क्या है, और उसके बेसिस पर जो है अब हम लोग जो है इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग जो है यानी कि मानचित्र अभ्यास की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब तक हम लोग सही तरीके से ये नहीं ना देख लें कि आखिरकार कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें जो है कहीं हद तक जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, यानी कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जो है आज मैं आपको क्या करूँगा, ठीक है, आज के हम लोग इस सेशन में, ठीक है, हम लोग जो है पीवाईक्यू पर नज़र डालेंगे। पीवाईक्यू पर आधारित जो मानचित्र अभ्यास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको आज हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज हम लोग जो है टॉपिक वन को हम लोग देखेंगे। लेकिन टॉपिक वन को देखने से पहले हम एक नज़र जो है भारत के मानचित्र पर डालेंगे। ठीक है, सो दैट कि जिन लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखा हो जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है, सो वो लोग भी जो है इस लेक्चर को कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो उद्देश्य ये है कि आपका कोई भी पोर्शन, कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, आप इस लेक्चर सीरीज में आए हैं तो आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो है नोट डाउन करिएगा। ठीक है, उद्देश्य ये है हमारा कि आपके प्रश्न से संबंधित जो भी अभ्यास है उसको ड्यूरिंग द लेक्चर ही हम लोग जो है कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पीवाईक्यू देखने का प्रयास करते हैं। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? तो पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो देखिए आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न जो आपका मैंने आपको बताया, ठीक है, तो मैप वर्क से संबंधित जो है आपको प्रश्न दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और सेट देखना चाहें तो ये आपको सेट नंबर दिया गया है, सो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको साझा भी कर लूँगा, सो डोंट वरी। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रश्न क्रमांक 9A और 9B, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है सेक्शन आपको मानचित्र से संबंधित देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि जो मानचित्र एक है, यानी कि जो 9 नंबर का हमारा सेक्शन है, ठीक है, इसमें आपको जो है दिए गए मानचित्र पर कुछ चिन्ह से जो है हमें जो है निर्देशित करना होता है। ठीक है, तो याद करिए मैंने आपको लेक्चर वन में बताया था कि कुछ चिन्हों पर आधारित जो है क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उनको जो है मानचित्र पर प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो पोर्शन जो बताए थे, दो सेक्शन में बांटा था। तो जिसमें से एक जो सेक्शन है, तो ये इतिहास विषय से संबंधित जो मानचित्र अभ्यास है, जिसका हम लोग आगे चल करके अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये उनसे संबंधित आपको 5 प्रश्न देखने को जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस अभी भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत में मानचित्र से संबंधित आपको क्वेश्चन तो दिए जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस के दौरान आपको कुछ सिंबल भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स का जो है आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और वो सिंबल्स की आकृति आपकी कैसी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जिक्र किया गया है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि राज्यों से संबंधित अक्सर राजधानियों से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सी आकार का आपको चिन्ह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए मैंने आपको बताया था कि बांधों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें जो है आपको इस प्रकार से कुछ सिंबल देखने को मिलेगा। आपसे नदियों से जो है संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें कुछ इस तरीके का आपको सिंबल दिया रहेगा। ठीक है, बस आपको जो है उस जगह को डिनोट करवाना है जहाँ पर वो नदी बह रही हो या जहाँ पर वो बांध स्थित हुआ हो। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए फसल से संबंधित क्वेश्चन देखिए, तो आपको कुछ इस तरीके से सिंबल्स बना करके रिप्रेजेंट करना होगा कि इन क्षेत्रों में जो है आपको जूट उत्पादक क्षेत्र यानी कि जूट उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जो है एनर्जी से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। तो कवायद ये है कि आपको एक तो
इम्पोर्टेंट, ये देखिए, आधा आधा नंबर मिला करके, यानी कि एक नंबर जो है मानचित्र पर आता है। ठीक है, एक नंबर आपको जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर आधा नंबर आपको देखने को मिलेगा, और आधा नंबर जब आप उसको प्लेस कर लेंगे, ठीक है, यानी कि उसको मानचित्र पर दर्शा देंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं, जो अपना टॉपिक है वो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के मानचित्र से संबंधित हम लोग जो है कुछ एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, भारत का मानचित्र। देखिए, तो अभी आप जो है भारत का मानचित्र को आप जो है विजुलाइज कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसे ही पढ़ना था तो क्या फ़ायदा, है ना? हम लोग मानचित्र को खरीद लाएं और जो है उसमें ही जो है अभ्यास करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब तक आप जो है स्वयं से अभ्यास ना करेंगे, यानी कि स्वयं से चित्र ना बनाएंगे, भारत का नक्शा ना बनाने लगे, तो ऐसे में जो है हम लोग मानचित्र अभ्यास कैसे सीख पाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए मेरे साथ में आप लोग क्या करिए कि मानचित्र अभ्यास का बनाने का प्रयास प्रयास करिए। ठीक है, सो दैट कि आप जो है सक्षम हो पाए। ठीक है, और साथ ही साथ भारत के एक भौगोलिक स्वरूप के बारे में आप लोग जान पाएँ। ठीक है, तो ये भी एक पर्पज़ होना चाहिए। मैं फ़िलहाल के लिए आपको बता दूँ, ठीक है, ये हमारा भारत का एक मानचित्र है, और ये जो है मानचित्र, इसे हम लोग जो है राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो राजनैतिक मानचित्र का तात्पर्य क्या होता है? तो राजनैतिक मानचित्र का तात्पर्य होता है ऐसे मानचित्र, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, लिखिएगा, ऐसे मानचित्र जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से हमें किसी देश, हमें किसी देश, किसी राज्य या किसी क्षेत्र की, किसी क्षेत्र की सीमाओं का, किसी क्षेत्र की या सीमाओं की दिशा एवं स्थिति का ज्ञान हो, दिशा एवं स्थिति का बोध हो। ठीक है, तो ऐसे मानचित्र, तो ऐसे मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो ऐसे मानचित्र हमारे क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा भारत का मानचित्र है, और ये कैसा मानचित्र है? तो राजनैतिक मानचित्र है। यानी कि जब तक हम लोग जो है किसी भी क्षेत्र की सीमाओं के बारे में हम लोग जब बोध करते हैं, यानी कि स्थिति के बारे में बोध करते हैं, तो वो सब का सब हमें किस में देखने को मिलता है? तो वो सब का सब हमें राजनैतिक मानचित्र बताता है। ठीक है, एक और मानचित्र होता है जिसे हम लोग जो है भौगोलिक मानचित्र पढ़ते हैं। तो भौगोलिक मानचित्र क्या होता है? तो ऐसे मानचित्र लिखिएगा इसमें, ऐसे मानचित्र जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से किसी जगह की, जिनके माध्यम से किसी जगह की भूगर्भिक स्थितियों का, स्थितियों का पता चलता है। जैसे कि, जैसे कि हमारे जो पर्वत हो गए हैं, है ना? तो जैसे कि पर्वत, पठार, है ना? जैसे नदियाँ हमारी हो गई। तो जो भी हमारी प्राकृतिक जो भू आकृतियाँ आकृतियाँ हैं, उनके बारे में जो हमें जानकारी जहाँ से मिलती है, वो हमारे मानचित्र कैसे क्या कहलाते हैं? भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं। तो इत्यादि करके इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ये हमारे भौगोलिक मानचित्र का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र से इतर भौगोलिक मानचित्र हमें भूगर्भिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है
भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मेरे साथ में बनाइएगा तो आप लोग बना लेंगे, है ना? तो देखिए, आप कुछ इस तरीके से भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भारत का एक मानचित्र की रूपरेखा को बना सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको जो है भारत का नक्शा देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और जो है इसको व्याख्यायित कर दूँ। हमारा जो भारत है, ठीक है, वो तीन ओर से हमारा पानी से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जो है आपको भारत का जो पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसे हम लोग श्रीलंका भी कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, उसे भी आप लोग देख देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप अगर चाहें तो भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी जो है जान सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमारा फिलहाल में उद्देश्य क्या है कि हमें जो है ये पता होना चाहिए ये कौन सा समुद्री भाग है हमारा। तो सर आप कहेंगे ये बंगाल की खाड़ी है। इसी प्रकार से ये देखिए, ये कौन सा हिस्सा है, तो ये अरब सागर है हमारा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि चूंकि हमारा भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है, तो ये वाला जो आप लोग महासागर देख रहे हैं, इसे हम हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। इन सब के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ लिया होगा, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, वरना आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, है ना? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्या करवाता हूँ, आपको थोड़ा दिशाओं के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये आप इस तरीके से भारत में बीचों बीच से अगर रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारी दिशाएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से, है ना? तो आप कहेंगे कि सर आप पहले से ही मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो आप बताते हैं कि ये हमारी कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर की दिशा है ना? ये हमारी नॉर्थ है। ये हमारा क्या है? साउथ है, यानी कि दक्षिण दिशा है ये हमारी। ये हमारी जो है, ये कौन सी हो जाएगी? ये देखिए, ये हमारा पूर्वी हिस्सा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हिस्सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत, है ना? तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी हिस्सा, है ना? ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए, ये पश्चिम की दिशा होगी हमारी, तो ये वाली जो हिस्सा हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग जानते ही थे, मैंने जस्ट आपको रिकॉल करवाया है। लेकिन दरअसल क्या है कि जब आप मानचित्र देखते हैं, ये देखिए, भारत के नक्शे को देखते हैं, तो आपको यहाँ पर गौर फरमाइएगा, आपको दो प्रकार की रेखाएं देखने को मिलेंगी। पहली रेखा जो कि डार्क कलर से होती हुई नजर आएगी, ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से, इसे हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। किसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है ये। ठीक है, जो कि आपको इस तरीके से डार्क तरीके से देखने को मिलेगी। वहीं आप देखिए, आपको थोड़ा सा डॉटेड लाइन में जो है आपको एक सीमा देखने को मिल रही होगी, जो कि उस देश के अंतर्गत जो है जितने भी राज्य पाए जाते हैं, या जितने भी हमारी केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं, उनको जो है रेखांकित कर रही होती हैं। इतनी बात भी आप लोग जानते थे, है ना? कुछ मैंने नया नहीं बताया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो आपको जो है यहाँ पर कितने राज्य देखने को मिल रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो काउंट करके बता दूंगा, है ना? तो आपको एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए, है ना, कि कितने राज्य हैं। तो आपका असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है,
आप लोग खुद से करिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल राज्यों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। और कह अमूमन जो है कई बच्चे जो हैं इतना जानते भी होंगे। इसके अलावा देखिए, जो हमारे राज्य की जो राजधानियां हैं, ठीक है, जो हमारे राज्य की राजधानियां हैं वो भी आपको जो है पता कर लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैं ये वाला पोर्शन आपको करवाऊंगा, ठीक है, चलिए मैं करवा देता हूँ आप लोग, ताकि वाकिफ़ हो जाएं जो लोग बच्चे यही वीडियो देख रहे हैं, तो सो दैट कि उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ वो बच्चे जो कि ऑलरेडी मेरे वीडियो देख चुके हैं तो उनका भी एक प्रकार से रिवीजन रहेगा। भारत को आप जो है कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका ये जो भारत है वो दो दिशाओं में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक खास बात बताऊं, ये जो रेखा जो मैंने आपको खींची है, ठीक है, ये रेखा आपको कौन सी रेखा है पता है? तो आप कहेंगे कि सर हम मुझे पता है, ये 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। ये 23 डिग्री नॉर्थ है, और इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्क रेखा भी कहते हैं। तो इससे संबंधित अगर कर्क रेखा के ऊपर के राज्य हम देखें, ठीक है, तो कर्क रेखा के ऊपरी राज्य हमें जो है, यानी कि कह सकते हैं कि उत्तरी भारत हमारा कहलाता है। और कर्क रेखा के नीचे जो है हमारा कौन सा भारत कहलाता है? दक्षिणी भारत कहलाता है। देखिए, अलग अलग भारत नहीं है, बस हम लोगों ने क्या किया है, दिशाओं के आधार पर भारत को उत्तरी क्षेत्र में बांट दिया है और दक्षिणी क्षेत्र में बांट दिया है, ठीक है। सो दैट कि आपको जो है आसानी हो राज्य याद करने में। मैं बस एक तरीका बता दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, भारत के याद करने के लिए एक आपको यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी राज्य देखने को मिल रहे होंगे। आपको यहाँ पर कौन कौन से राज्य देखने को मिल जाएंगे? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिक्किम मिलेगा, आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, आपको असम मिलेगा, आपको मेघालय मिलेगा, आपको जो है नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्य भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हो गए। दक्षिण राज्यों की अगर हम बात करें, तो आपको देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, गोवा देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको केरल, आपको जो है तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा, है ना। उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, और पश्चिम बंगाल भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है हमारे दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में आप कह सकते हैं और जान सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम उत्तर भारत की बात करें, तो आप उत्तर से सबसे ऊपर से शुरू करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका लद्दाख हो चुका है ना। फिर आप नीचे आते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलता है, फिर पंजाब मिलता है, आपको राजस्थान देखने को मिल जाता है, आपको हरियाणा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश, ये बिहार हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सिक्किम है राज्य, और ये झारखंड और ये छत्तीसगढ़ राज्य। तो अमूमन जो है गुजरात को भी अगर हम शामिल कर लें तो हमारे पूरे के पूरे राज्य जो है आपको रिवाइज हो गए कि नहीं। तो इसी प्रकार से आपको जो है चीज़ों को पढ़ना है और जानना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आखिरकार हमारे भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो है एक मैप देख लेंगे, उसके बाद आपको एक आइडिया लगवा दूंगा मैं, ठीक है। दरअसल जो हमारे भारत में मिट्टियाँ हैं, ठीक है, उनके नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पहली मिट्टी देखने को मिलेगी जिसका नाम है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो आपको पहली मिट्टी देखने को मिलेगी जलोढ़ मृदा, इसे हम लोग एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी मिट्टी देखिएगा, दूसरी मिट्टी आपको देखने को मिलेगा काली मृदा, ठीक है, इसे हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। फिर देखिएगा, आपको देखने को मिलेगी लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। लाल एवं जो पीली मिट्टी होती है वो आप लोग देख पाएंगे, है ना। रेड एंड येलो सॉइल अगली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं
लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। इंग्लिश में भी इस सेम कहते हैं, लेटेरेटिक सॉइल। ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सी आपको जो है मृदा देखने को मिलेगी, तो इसका नाम है आपका मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। जो डेजर्टिक सॉइल होती है उसे हम लोग मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। ठीक है। रेगिस्तानों में जो मृदा पाई जाती है उसकी बात कर रहा था। और लास्ट मृदा हमें देखने को मिलेगी जो वन क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसे वनीय या पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। तो फॉरेस्ट और जो माउंटेनियस सॉइल होती है, ठीक है, माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं इसे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके भारत में ये ही जो है मिट्टियाँ पाई जाती हैं मोटे तौर पर। ठीक है। आपके एग्जाम में भी इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है सबसे पहले हम इस मृदा से संबंधित एक मैप जो है देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। देखिए आपको छोटा सा एक मैप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो मेजर सॉइल हैं यानी कि प्रमुख मिट्टियां हैं, प्रमुख मिट्टियों के टाइप। ठीक है। मिट्टियों के प्रकार ये आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आप हिंदी माध्यम से हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ आपको जो है यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए कि इंग्लिश वर्ड क्या होता है, तो इसलिए जो है मैं आप दोनों भाषाओं में जो है चीज़ों को करवा रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले ये ग्रीन कलर का मार्क जो है कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सर कहेंगे आप कि ये सर देखिए ये वाला जो आपको रीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो है बेल्ट जो है किसकी देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। तो ये कौन सी मिट्टी है बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में। तो जो वनीय एवं जो पर्वतीय मृदा है ना, वही तो है ये। तो ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, याद करिए अभी मैंने राज्यों के बारे में आपको बताया था। तो खास तौर पर कौन कौन से राज्य, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगा, लद्दाख देखने को मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड राज्य देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से पंजाब का भी थोड़ा हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर। ये पूरा का पूरा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा इसमें शामिल है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पर्वतीय या वनीय मृदा कहाँ पाई जाती हैं, तो आप क्या राज्यों के नाम बता नहीं सकते हैं? या कहीं जो है आप जो है उससे पूछेगा कि इस प्रकार से पेड़ों को दर्शाते हुए वनीय मृदा के बारे में जो है सिंबल लगाइए, तो क्या आप जो है इस रीजन में जो है या इस प्रकार के रीजन में इस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं, यानी कि चिन्हों को लगा सकते हैं, मानचित्र में भर सकते हैं? बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल, अब हमें पता चल गया है। ठीक है। यही तो जानकारी करनी थी। हम लोग जो है अगली मृदा मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल। ठीक है। एलुवियल सॉइल क्या होती है? तो एलुवियल सॉइल का मतलब ये होता है कि पहाड़ों से जो भी नदियां हमारी निकलती हैं, है ना, या ऊंचे स्थानों से जहाँ से नदियां हमारी प्रवाहित हो रही होती हैं, तो वहाँ से जो है क्या होता है, अक्सर जो है बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर जो है नदियां अपने साथ में बहा कर लाती। तो जब वही कंकड़ पत्थर जब बड़े क्षेत्रों में जो है फैल जाते हैं नदियों के माध्यम से, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है जो मृदा पाई जाती है यानी कि मिट्टी बनती है, उसे हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है। तो अक्सर जो है आपको नदियों के मैदानों के रूप में जो है जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारी नदियाँ बहती हुई नजर आएंगी। मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन सी नदियाँ आप लोग देख पा रहे हैं। जब हम लोग याद करिए आपको नदियों के बारे में भी पढ़ना है ना। और देखिए यहाँ पर ये जो निकटवर्ती इलाका है ये भी काफ़ी हद तक जो है जलोढ़ मृदा यहाँ पर भी पाई जा रही है। तो हम लोगों ने देखा कि ये पूरा का पूरा रीजन, ये रीजन और ये हमारा रीजन, इसको शामिल कर लिया जाए तो हमारा ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है। कहलाता है कि नहीं?
तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, क्विकली रिवाइज करवा दूं। यहाँ से जो है हमें गंगा नदी निकलती हुई देखने को मिलती है। उसकी सहायक नदी यमुना नदी जो कि प्रयागराज में मिल जाती है ना। फिर यहाँ से देखिए यारलांग सांगपो जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना डेल्टा बनाती है ना। हमारे दक्षिण भारत की कई सारी नदियाँ हैं, जैसे कि गोदावरी नदी, ठीक है, जैसे कि जो है हमारी कृष्णा नदी, जैसे कि कावेरी नदी, है ना, जैसे कि महानदी, है ना। और उसी प्रकार से अन्य नदियाँ भी हैं, जैसे कि राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी। लूनी नदी का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा। तो ये नदियाँ जब हम लोग करेंगे तो वहाँ भी आपको बताएंगे, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों से होकर के नदियाँ प्रवाहित हो रही होती हैं, या ऊंचे स्थानों से नदियाँ निकल रही होती हैं, पर्वतों पहाड़ों से, है ना, तो वहाँ पर हमें किस मृदा का निर्माण होते हुए देखने को मिलेगा? तो जलोढ़ मृदा का। तो ऐसे कौन कौन से रीजन होंगे, तो हम लोगों ने राज्यों के बारे में पढ़ लिए थे। तो पंजाब वाले क्षेत्र होंगे हमारे, उत्तर प्रदेश बिहार से लगे हुए, पश्चिम बंगाल असम वाला जो रीजन आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं, उनके जो समुद्र से लगे हुए हिस्से हैं, यानी कि डेल्टाई क्षेत्र हैं, वो भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। बताइए, याद करने में कोई दिक्कत हुई? बोलेंगे सर नहीं। तो अच्छी बात है, मुस्कुराइए। अब हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एक बड़ा पोर्शन हमारा लाल और जो पीली मिट्टी है उसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए उससे पहले आप क्या करिए कि ये ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी को ख़त्म कर लीजिए। देखिए काली मिट्टी जो है आपको ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है, जो पठारी क्षेत्र हो। तो आप कहेंगे कि सर पूरा का पूरा हमारा प्रायद्वीप भारत यानी कि दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत पठारी तो है। मैंने कहा हाँ, लेकिन काली मिट्टी यानी कि जो है ये वाला जो पठार है, इसे हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दक्कन का पठार, ठीक है। तो दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ? कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुआ, ठीक है। आपको छोटी सी कहानी बताऊं तो ज्वालामुखी के माध्यम से आप देखते हैं ना कि मैग्मा जो है अंदर भरा रहता है, तो जब वो बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है। और ये जब लावा जो है सूख जाता है तो वो आग्नेय चट्टाने बनाता है। तो ये जो आग्नेय चट्टाने हैं, जब ये इनका परत दर परत अपरदन होता है, चाहे हम वो हवा हवा से हो सकता है, या पवन से हो सकता है, वायु से हो सकता है, ठीक है। तो इसके कारण छोटे छोटे ये चट्टाने छोटे छोटे कंकड़ों पत्थरों में टूट जाती हैं, और महीन जो है दानों में बदल जाती हैं, जिसे हम लोग जो है काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर देखा और सुना तो होगा ही कि काली मिट्टी जो है पैर रखते ही जो है सपट जाती है, काफ़ी चिकनी मिट्टी कही जाती है, महीन मिट्टी कही जाती है ना। और यही कारण है कि काली मिट्टी में हमें जो है कपास जैसी फसल की खेती भी देखने को मिलती है ना। तो इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है दक्कन का पठारी क्षेत्र, ठीक है, गुजरात का भी हिस्सा आ जाता है काली मिट्टी में, थोड़ा सा काठियावाड़ वाला रीजन, ठीक है। तो मुख्य तौर पर मालवा का क्षेत्र आपका, है ना, महाराष्ट्र का क्षेत्र, और कर्नाटक का जो ऊपरी हिस्सा है वो जो है इसमें शामिल हो जाता है। तो काली मिट्टी हो गई। अब काली मिट्टी के अलावा जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, मैंने क्या कहा, काली मिट्टी के अलावा जो भी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? ज़्यादातर लाल एवं पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, राइट। तो देखिए ये कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो ये देखिए पूर्वी भारत हमारा कौन कौन सा, तो ये देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा, झारखंड, है ना। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो तेलंगाना का कुछ हिस्सा आ जाएगा, और ये तमिलनाडु का हिस्सा, है ना, और केरल, और साथ ही साथ जो हमारा कर्नाटक का जो बचा हुआ भाग है वो। तो ये सारा का सारा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी इसमें शामिल हो जाता है लाल मिट्टी में, ठीक है। अब जो बच गई लास्ट मिट्टी है, ठीक है, लास्ट मिट्टी को पढ़ने के पहले जो है हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी को देखते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये राजस्थान वाला हिस्सा ही है ना। तो राजस्थान का वो हिस्सा जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, तो रेगिस्तान जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ की जो मिट्टी होगी उसे हम लोग जो है मरुस्थलीय मृदा कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के जो आप बीकानेर और इस तरीके के जो है डिस्ट्रिक्ट को जब भ्रमण कर रहे होंगे, जैसलमेर हो गया, बीकानेर, तो वहाँ पर आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ये देखिए, इसके बाद जो लास्ट बच गई, इसे हम लोग लैटेराइट मृदा बोलते हैं, ठीक है। ये जो लैटेराइट मृदा है,
इसका हिंदी मतलब कि ये एक ग्रीक वर्ड है, इसमें ग्रीक वर्ड का हिंदी मतलब होता है ईंट, यानी कि बहुत ठोस मृदा होती है लैटेराइट मृदा। और ये ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में, दशाओं में निर्मित होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बरसात यानी ह्यूमस देखने को मिले, जहाँ पर बरसात वाले क्षेत्र हों और बहुत तेज़ धूप निकल रही हो। तो उसके कारण क्या होता है कि दिन के समय बरसात होती है तो मिट्टी गीली रहती है, या माफ़ करिए, रात के समय बरसात होती है तो मिट्टी गीली रहती है और दिन के समय तेज़ धूप निकल जाती है, जिससे वो मिट्टी एकदम कड़क हो जाती है ना? जब भी हम किसी भी चीज़ में जब उसमें ठंडी और गर्मी को लगातार प्रवाहित करते हैं तो आपको पता है वो चीज़ ठोस हो जाती है। तो उसी प्रकार से लैटेराइट मृदा भी जो है आपको ठोस मृदा देखने को मिलती है। और भारत के उन इलाकों में जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलती है, वे इलाके जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलती है, वे इलाके हमारे किसके क्षेत्र कहलाते हैं? लैटेराइट मृदा के क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेघालय क्षेत्र हो गया वहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा जो पश्चिमी घाट है, ये हमारा किस लिए जाना जाता है? लैटेराइट मृदा के लिए जाना जाता। तो बताइए भाई, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई है ना मिट्टियों को समझने में? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। हालांकि मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या है कि जब आप जो है फसलों के बारे में जो है पढ़ रहे होंगे, यानी कि जब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे फसल उत्पादन वाला, या फसल के जो क्षेत्र पाए जाते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर, तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगी इन मिट्टियों से। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होते हैं। इस मिट्टी वाले क्वेश्चन मतलब कि मिट्टी वाले मैप पर आधारित प्रश्नों में आपको यही पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उनके क्षेत्र बताइए। उसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, उसके क्षेत्र बताइए, है ना? तो अधिकांश अब आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का डिस्कशन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।